ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है। होके मायूस नायूस शाम की तरह ढलते रहिए। जीवन एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर यूं चलते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में और लेकर आया हूं आपके लिए आज फिर एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग क्लास त्रिकोणमिति से। आज हम इस क्लास में त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे। आपके क्लास 11th एग्रीकल्चर बोर्ड में कितनी तरह के क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट से पूछे जा सकते हैं, कितने प्रकार के कॉन्सेप्ट आपने इसमें पढ़े, कितनी प्रकार के सूत्र आपने इसमें पढ़े, सभी का रिवीजन आज इस एक ही क्लास में हम करेंगे। चलिए तैयार हो जाइए, एक कॉपी और पेन उठा लीजिए, ईयरफोन कानों में लगा लीजिए और 1 घंटे का समय निकालकर मजबूती के साथ इस क्लास को पकड़कर बैठ जाइए, क्योंकि ये क्लास आपके त्रिकोणमिति के सभी डाउट सोल्व कर देगी और आपको इस क्लास को देखने के बाद त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस हल करने में बेहद ही सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फिर शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति की शुरुआत आपकी क्लास में होती है लाल बटे कक्का से। ठीक है, हिंदी में लिखूं तो लिखा जाएगा इस प्रकार से, ले आ ले, लाल बटे कक्का, इस प्रकार से। ये शॉर्ट ट्रिक है अनुपात याद करने की, त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध एक त्रिभुज की सहायता से याद करने की। समझाता हूं कैसे। एक त्रिभुज आपके पास होता है, त्रिकोणमिति हमेशा वर्क करती है एक समकोण त्रिभुज पर, याद रहेगा। त्रिकोणमिति वर्क करती है ऐसे त्रिभुज पर जिसमें एक कोण समकोण हो, लाइक दैट। ये त्रिभुज ए बी सी है और इसका एंगल बी 90 डिग्री है। इसके अनुपात इस कोण के या इस कोण के अनुपात जो बताएगी वो बताएगी त्रिकोणमिति। और कैसे कैसे बताएगी देखो, यहां हमने एक एंगल ले लिया है थीटा, ठीक है, या आप इसको ए माने भी रह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीकों से बताता हूं, इसलिए थीटा नहीं लेते चलो। ठीक है, देखो मैं एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहा हूं। तो एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर डिटेल में आपको त्रिकोणमिति पढ़नी है तो सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर डिटेल से त्रिकोणमिति को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वैसे इस वीडियो में भी आपको काफ़ी कुछ सहायता मिल जाएगी। त्रिकोणमिति की 90% समझ आपको इससे हो जाएगी। ठीक है, चलिए साइन ए मैंने ऊपर लिखा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसमें सबसे पहला नंबर साइन का होता है, दूसरा नंबर कोस का होता है, तीसरा नंबर टेन का होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन अगर बात करें नीचे से ऊपर की तरफ तो पहले नंबर कोसेक का होता है, फिर सेक का होता है और फिर कोट का होता है। हमारे पास है साइन ए। साइन ए के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, पहले बात करता हूं खाली साइन के लिए। तो साइन के लिए मैं लिख सकता हूं लंब बटे कर्ण, एल बटे के। तो यहां मैंने एल अपॉन के लिखा। अब एक बात और समझने वाली यह है कि ये जो एंगल होता है जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात मुझे ज्ञात करना है, उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है।
और ये जो बच जाती है वो आधार कहलाती है। समझ गए? सामने की भुजा को लंब बोला जाता है, ये बात गांठ बांध लेना। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण हो गया। अगर इस त्रिभुज की सहायता से बात करूं, देखिए पूरा कॉन्सेप्ट एक ही बार में पढ़ा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मिश्रित आपको लगेगा। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। ये है बीसी और कर्ण क्या है? एसी। तो इसको हम बीसी अपॉन एसी लिख लेते हैं। अब अगर आपको इसकी भुजाएं पहले ही दी गई थी, सुपोज दैट ये आपको 6 दिया गया था, ये 8 दिया गया था और ये 10 दिया गया था, तो हम यहां पर इस अनुपात को ऐसे ज्ञात करेंगे, बीसी कितना है भैया? 8 और एसी कितना है भैया? 10। तो ये 8/10 हो जाएगा। उसके बाद कोस, हम जानते हैं कोस होता है आधार बटे कर्ण, ए बटे के, तो यहाँ ए बटे के हम लिख लेंगे। वैसे एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप इसको लिखकर बताओ, अगर आपके याद हो गया है तो आप इसे लिखे बगैर भी डायरेक्टली इन भुजाओं को रख सकते हैं। जैसे मैं ए बटे के स्थान पर रखूंगा ए बी बटे ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 6/10। 10 होता है लंब बटे आधार, एल बटे ए, और लंब हमारे पास 8 है, आधार हमारे पास 6 है, तो 8/6 हो गया। कोट नीचे से शुरुआत करें ऊपर की तरफ। ठीक है, कोट मैंने 2 बार लिख दिया है, एक ही बार लिखेंगे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, ए अपॉन एल। और कोट चूंकि 10 का भी उल्टा होता है, तो आप इसको ऊपर इसको नीचे लिख दें, 6/8। कोसेक, कोसेक ये देखिए भैया कर्ण बटे लंब, के अपॉन एल, तो के अपॉन एल लिख लेंगे। के कितना है भैया? 10 है, और एल कितना है? 8 है। ठीक है, सेक, सेक होता है कर्ण बटे आधार, के अपॉन ए लिख सकते हैं इसे, के अपॉन ए लिख सकते हैं। के कितना है भैया? 10 है। ए कितना है भैया? ए यानी आधार 6 है। तो इस प्रकार से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था कॉन्सेप्ट। अब इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है और इसमें कहा गया है यदि cos थीटा का वैल्यू 7/25 है, ठीक है, तो कोण थीटा के से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें ज्ञात करना है। तो चिंता नहीं करने का, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। ये तो बड़ा आसान और सिंपल काम है। देखो cos थीटा है, लिख देता हूं इसे पहले 7/25। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी लाल बटे कक्का, जिसमें सेकंड नंबर पर होता है यहां पर कोस। तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, ए अपॉन के, आधार बटे कर्ण। एक त्रिभुज बना देते हैं, समकोण त्रिभुज, ये वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहां थीटा लिख देता हूं, ओके, नाम दे देता हूं इसका नाम ABC। यहां 90 डिग्री का एंगल है, ओके। अब इसका, इस त्रिभुज का आधार कौन सा है? थीटा के सामने वाली भुजा BC, और BC होती है सामने वाली भुजा होती है लंब। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इसका मतलब ये तो लंब हो गई, और आधार कौन सी होती है? कर्ण। पहले कर्ण देखिए, कर्ण कौन सी होती है? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई 25, तो यहां लिख देते हैं 25। आधार है इसका 7, ये वाला आधार है, यहां लिख दिया 7। तो अब ये बच गया, इसको पहले फाइंड करना पड़ेगा ये कितना है। इसके लिए हम सहायता लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, अब चूंकि a बराबर 7 है, k बराबर 25 है, ठीक है, तब है कौन नहीं मेरे पास? मेरे पास l नहीं है। l बराबर होगा, लंब बराबर होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ानी शुरू कर दी जाती है, तो उसके लिए बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि मुझे है। ठीक है, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ओके, इनको घटा देता हूं, 15 में से 9 घटेंगे तो 6 बचेंगे, 11 में से 4 घटेंगे तो 7 बचेंगे,
और इधर 5 बचेंगे, 576 आया, वर्गमूल होता है 24। तो भैया ये भुजा आ गई है 24। ओके, पहले इतना काम किया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। अब हम सब त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने वाले हैं। कोस तो हमारे पास पहले से है, हमें ज़रूरत होगी साइन थीटा की, साइन थीटा की, और टेन थीटा की, और कोसेक थीटा की, और कोट थीटा की, और सेक थीटा की। देखो टोटल ये 6 होते हैं, जिनमें से 5 ये हो गए, छठा पहले से अवेलेबल है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है अभी निकाला हमने 24, कर्ण कितना है 25। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब 24 है, और कर्ण कितना है, सॉरी आधार कितना है 7 है। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारे पास 25 है, और लंब कितना आया 24 आया। ठीक है। कोट थीटा, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। लंब आधार कितना है 7, और लंब कितना है 24। सेक थीटा, सेक थीटा किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार के। कर्ण है 25 और आधार है 7। तो इस तरह से शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाते हैं। समझ गए। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। अभी के अभी वीडियो को पॉज कर लेना, इस क्वेश्चन को सोल्व करके ही इसका आंसर कमेंट करके तब आपको वीडियो में आगे बढ़ना है। ठीक है। चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट यानी दूसरी तरह के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किससे संबंधित बन सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से क्वेश्चन बन सकता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध क्या होता है वो आप सीखिए। सबसे पहले देखो, साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा का। पहला संबंध ये हुआ। इसके बाद दूसरा संबंध ये होता है कि जो कोस थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। ठीक है। तीसरा जो टेन थीटा होता है वो 1 कोट थीटा के इक्वल होता है। चौथा जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है। या फिर ये जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर भी होता है, और ये जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर भी होता है। और यहाँ ये संबंध रेसिप्रोकल का जो है ये व्युत्क्रमणीय होता है। कैसे होता है, व्युत्क्रमणीय कह रहा हूँ, इरिवर्सिबल होता है। कैसे होता है कि अगर यहाँ पर कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो उसको आप रेसिप्रोकल लिख सकते हैं साइन का, और अगर यहाँ सेक थीटा है तो वो रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का। ये है अनुपातों में परस्पर संबंध। इसके बाद आपको इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भी पढ़नी है। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह एंगल कुछ भी हो सकता है। एंगल जो भी हो सेम होना चाहिए, दोनों के साथ, दोनों के साथ, दोनों के साथ। प्रत्येक सेम एंगल के लिए ये सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं वर्क करती हैं। यहाँ कुछ भी हो लेकिन दोनों के साथ हो। साइन स्क्वायर हाथी प्लस कोस स्क्वायर हाथी बराबर 1, साइन स्क्वायर घोड़ा प्लस कोस स्क्वायर घोड़ा बराबर 1,
साइन स्क्वायर बंदर प्लस कोस स्क्वायर बंदर बराबर 1। यानी ये मैटर नहीं करता कि क्या है, लेकिन दोनों के साथ एंगल्स वही हो, सेम हो। ऐसा नहीं चलेगा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री, इसको आप 1 नहीं लिख सकते। यहां भी 30 डिग्री ही अगर होता तो आप इसको 1 लिख सकते थे। ठीक है, समझ आया ना। चलिए, अब मुझे आपको यह भी बताना है कि ये जो 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आप देख रहे हो, इनको परिवर्तित करके 2 और रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे पहले इसका देखें, 2 रूप क्या बन सकते हैं। इसको हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इस वाली समीकरण के 2 रूप क्या बनेंगे, देखिए ये वाली जो समीकरण है, इसको हम एक तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो समीकरण आप देख रहे हो, तीसरी सर्व समीका, इसके भी 2 रूप और हो सकते हैं। वो कौन से रूप हैं, देखिए जानते हैं। एक यहाँ लिखता हूँ, एक यहाँ लिखता हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। कॉन्सेप्ट समझ गए ना। अब इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन लगाते हैं और 2-4 की प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, LHS और RHS इसमें दे रखा है। हमें दोनों में से किसी एक को लेना है और दूसरा बना देना है। देखिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन के लिए मैं इसका LHS अटेम्प्ट कर लेता हूँ। LHS है इसका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तो जानते हो ना कैसे लिया जाता है। जो नीचे अपोन में दिख रहा है उसको टोटल के अपोन में लिख देते हैं, और फिर जिसके नीचे ये नहीं था उसके साथ गुणा करा देते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सर्व समीका 1 है भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये जो बीच में प्लस है ये क्रम विनिमय होता है। 2 और 5 जोड़ोगे तो भी 7 आएगा, और 5 और 2 जोड़ोगे तो भी 7 ही आएगा। चाहे 2 को पहले रखकर जोड़ो, चाहे 5 को पहले रखकर जोड़ो, लेकिन आएगा 7 ही। इसी प्रकार से चाहे कोस स्क्वायर थीटा पहले लिखा हो या साइन स्क्वायर थीटा पहले लिखा हो, लेकिन आएगा तो भैया 1 ही अपॉन साइन थीटा। ये सर्वसमीका 1 से हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध पढ़ा है कि अगर 1 के बटे में साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और भैया यही हमारे क्वेश्चन का RHS है। समझ गए ना। चलिए उसको लगाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ LHS जो है उसको अटेम्प्ट कर लेता हूँ। कोसेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा गुणा, इसको देखो ये भी तो सर्वसमीका 1 ही है ना, जिसमें मैंने इसका दूसरा रूप बदल कर दिखाया था, जिसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहा था कि कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा ना। तो ये कोसेक थीटा इंटू स्क्वायर से अंडर रूट हटा दिया तो हमारे पास ओनली कोस थीटा बच गया। ठीक है, अब इस कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 साइन थीटा और गुणा कोस थीटा। कोस थीटा की गुणा अंश वाले 1 के साथ कराई तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बन गया। और भैया ये तो कोट थीटा होता है क्योंकि कोस अपॉन साइन कोट होता है, और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए RHS है। इस प्रकार हम LHS लेकर RHS बना चुके हैं और दोनों ही क्वेश्चन प्रूफ हो चुके हैं। 2 और क्वेश्चन लगाते हैं, फिर 2 आपसे लगवाएंगे। 2 क्वेश्चन और देखिए।
ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन करना है। एलएचएस अटेम्प्ट करते हैं। एलएचएस है इसका कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। पहचान हुई ना, अंडर रूट के अंदर कौन सी सर्वसमीका है? अंडर रूट के अंदर जो सर्वसमीका है वो सर्वसमीका 2 है। और सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर लिखा जा सकता है सर्वसमीका की सहायता से? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, ये कोस थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा कर दो 1/साइन थीटा, और टेन थीटा बच रहा है यहाँ, टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ नजर आ रहा है हमें कोस से कोस कैंसल, साइन से साइन कैंसल, बचा कौन बेचारा? 1 ही इसका आरएचएस है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। सेकंड देखो, सेकंड के लिए हमें एलएचएस लेना है साइन थीटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 साइन थीटा। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 सर्वसमीका 3 में आता है और जो बताता है कि ये कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, हमारे पास बच गया साइन थीटा इंटू कोट थीटा। और हम जानते हैं कि कोट थीटा लिखा जा सकता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट, तो मेरे पास बचा कोस थीटा, और यही इसका आरएचएस है। समझ गए? उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब आपकी बारी आती है। अब आपके सामने ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। वीडियो पॉज कीजिए, चारों को लगाइए। 4 में से अगर 3 आपने सोल्व कर दिए तो आपका मैथ अच्छा है, और अगर चारों सोल्व कर दिए तो मैथ बहुत अच्छा है। चारों सोल्व करने वाले बच्चे कमेंट में लिखेंगे आई लव फॉर इट। ठीक है, कोशिश करिए, कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। थर्ड कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरह से है, कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको ये एक टेबल याद करनी होती है जिसमें साइन से लेकर सेक तक आपको 0 से लेकर 90 तक के कोणों के मान याद रखने हैं। और इनको याद रखने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले अगर इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो आप अपनी जो नोटबुक होगी, उत्तर पुस्तिका होगी जिसमें आप आंसर लिख रहे होंगे, उसका एक रफ पेज या फिर बैक साइड वाला पेज खोलकर इस टेबल को बनाकर रख लेंगे, जिससे अगर आपके कोई मान याद नहीं भी रहा तो वो बड़ी आसानी से आपके याद आ जाएगा। बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले वाली लाइन में आप संख्याएं लिख दो 0 1 2 3 4। ये हमने लिखी है संख्याएं, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक। अब इन संख्या को 4 से भाग दे दो, प्रत्येक संख्या को 4 से भाग देंगे तो 0/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 ही बचेगा, यहाँ 1/4 ही बचेगा, यहाँ 1/2 बच जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ 3/4 ही रहेगा क्योंकि इनको कैंसिल नहीं किया जा सकता, यहाँ 4 से 4 कटकर 1 आ जाएगा। अब हम इन सभी संख्याओं का वर्गमूल ले लेंगे। 0 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल। 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी, यानी पहले वाली लाइन बन जाएगी। यहाँ 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 लिखेंगे। √3/4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा।
ये लाइन मिल जाने पर साइन वाली, अब हम सभी मानों को लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, इस लाइन को यहाँ से स्टार्ट कर दो और इधर से इधर को लिखना शुरू कर दो यहाँ से, ठीक है। ये एक यहाँ लिखो, इसके बाद ये वाला मान लिखो, इसके बाद ये लिखो, फिर ये वाला लिखो, और फिर सबसे पहले वाला सबसे बाद में लिखो। क्लियर? ठीक है। अब हम ये भरने से पहले ये वाली भर देते हैं क्योंकि आसान है। कैसे? देखो, या चलो हम सीरियल से ही भरते हैं। टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा। तो अगर मैं 0 को 1 से भाग दूं, कितना आएगा? 0 को किसी से भी भाग देने पर 0 आता है। इसको इससे भाग दूं तो 2 से 2 कटेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। इसको इससे भाग दूं, दोनों समान संख्याएं हैं तो मिलेगा 1। यहाँ √3 बटे 2 को 1 बटे 2 से भाग दूं तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। और 1 को 0 से भाग दे रहे हैं। किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर, अगर वो संख्या 0 नहीं है तो उसको 0 से भाग देने पर अपरिभाषित आ जाता है, अनंत आ जाता है। ठीक है। कोट जो होता है ना, इस टेन का उल्टा होता है। ठीक है। आप इधर से लाइन लिखना शुरू कर दो, जैसे आपने ये दूसरे वाली लाइन लिखी थी। पहले अनंत लिखो, फिर √3 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 1 बटे √3 लिखो, और फिर 0 लिख दो। ओके। अब ये जो कोसेक होता है साइन का, रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन वाले मानों को उलटते जाओ तो आपको कोसेक वाले मान मिलते चले जाएंगे। अब कैसे उल्टेंगे? देखो, 1/0 1 के बटे में रखते जाना है सबको। 1/0 तो अनंत हो जाता है, तो यहाँ अनंत हो गया। 1/2 2 को ऊपर 1 को नीचे रखिए तो 2 आएगा। √2 को ऊपर और 1 को नीचे रखिए तो √2 ही आएगा। इसको ऊपर इसको नीचे करे तो 2/√3 आएगा। और 1 का उल्टा तो 1 ही बनता है। सेक कोस का उल्टा होता है। 1 का उल्टा 1 हो गया। √3/2 को लिखेंगे 2/√3, और इसको लिखेंगे √2, इसका उल्टा लिखेंगे 2, और 1/0 हो जाएगा अपरिभाषित। समझ गए? ये टेबल बना लेने के बाद अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो आप फटाफट यहाँ से वैल्यू उठाकर वहाँ पर रखते जाना और क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इस टेबल पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, इनको लगाते हैं। देखिए, आपके सामने ये एक प्रश्न है जिसमें इस तरह की वैल्यूज दी गई हैं। इसको हमें 1.5 यानी 1 सहित 1/2 के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। LHS ले लेते हैं। इसका LHS है साइन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कोट स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री। वैल्यू रखते जाएं। टेन 60 का होता है √3/2, टेन 30 का होता है 1/√3, कोट 30 का होता है कोट 30 का होता है √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। टेन 45 का होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 10 का भी स्क्वायर है। ओके। यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1/2 रह गया, इंटू रूट से स्क्वायर हट जाएगा या स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1.5, 1 सहित 1/2, और यही है इसका RHS। ठीक है। एक और प्रश्न लिया है, यहाँ देखिए। इसका RHS ले लेते हैं पहले। RHS है टेन 60 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। ओके। टेन 60 का वैल्यू पुट करते हैं, √3 होता है। टेन 30 का पुट करते हैं, 1/√3 होता है। 1 प्लस टेन 60 का √3, टेन 30 का 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, इधर साइड में करता हूँ। एलसीएम ले लेते हैं √3 यहाँ पर,
और इसकी गुणा होगी तो रूट हट जाएगा, ओनली 3 आएगा, -1/1 यहाँ और +1 यहाँ से बच रहा है तो 2 हो गए। ओके, ये देखिए ऊपर भी 2 है और नीचे इन दोनों की गुणा होगी तो ये 2√3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बच जाएगा और 1/√3 किसका वैल्यू होता है? tan 30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan 30। हैंस LHS इक्वल्स टू RHS या RHS इक्वल्स टू LHS, ऐसा हम कह सकते हैं। समझ गए? इस तरह के प्रश्न होंगे, बेहद ही आसान प्रश्न होंगे। चलिए एक प्रश्न अब आपको देता हूँ, आप करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। अब आपके सामने 2 प्रश्न है, एक में LHS लेकर RHS सिद्ध करना है 8 और दूसरे का मान ज्ञात करना है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए, पहले दोनों प्रश्नों को हल कीजिए, दूसरे प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ना है। कॉन्सेप्ट 4 है समकोण त्रिभुजों का निर्धारण। देखो समकोण त्रिभुज में आप जानते ही हैं कि एक कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। ठीक है, अगर आपको लंब और आधार का पता है तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए आप इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं और जो आता है उसका वर्गमूल ले लिया जाता है तो कर्ण ज्ञात हो जाता है। लेकिन अगर आपको कर्ण और आधार ज्ञात है और लंब ज्ञात नहीं है तो उसके लिए हम बड़ी भुजा के वर्ग में से यानी कर्ण के वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग यानी आधार के वर्ग को घटा देते हैं और जो भी बचता है उसका वर्गमूल ले लिया जाता है तो लंब निकल जाता है। यदि आपके पास लंब और कर्ण है लेकिन आधार नहीं है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे और जो भी बचेगा उसका वर्गमूल ले लेंगे तो आधार ज्ञात हो जाएगा। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समकोण त्रिभुजों से संबंधित प्रश्नों को लेते हैं। देखिए प्रश्न में कहा है त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यहां पर एंगल का साइन लगा देते हैं। A का मान 5 है, B का मान भी 5 है, तो त्रिभुज के शेष अंग ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। एक समकोण त्रिभुज बना दिया जाता है। सबसे पहले लीजिए एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। एंगल C 90 डिग्री है तो C को यहाँ लिखो। अब आपकी मर्जी है, चाहे A को यहाँ लिखो और B को यहाँ, या फिर A को यहाँ और B को यहाँ। ठीक है, अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एंगल A के सामने वाली जो साइड है वो कहलाती है स्मॉल a, जो कि मेरे पास 5 के बराबर है, और इस एंगल B के सामने वाली साइड कहलाती है स्मॉल b, और जो कि मेरे पास 5 ही है। तो स्मॉल c मेरे पास नहीं है। अब स्मॉल c को ज्ञात किया जाए उस विधि से। स्मॉल c का मतलब है मेरे पास कर्ण नहीं है और कर्ण के लिए ये वाला सूत्र लगाया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम एक काम करते हैं, पहले जो जो ज्ञात है उसे लिख लेते हैं। दिया है एंगल C 90 डिग्री, A का वैल्यू B का वैल्यू दोनों का वैल्यू 5 है, C नहीं है। सबसे पहले C ज्ञात करो। C यानी कर्ण है यहाँ पर, उसके लिए आपको a² + b² करना होगा और उसका वर्गमूल लेना होगा दोनों को जोड़कर। a² मतलब 5 का स्क्वायर, b² मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 25 + 25, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 25, है ना। 25 और 25 50 होते हैं, 25 दूनी भी 50 होते हैं। 25 का वर्गमूल हम जानते हैं 5 होता है और अंडर रूट के अंदर 2 रह जाएगा। अब हमारे पास C भी है। शेष अंगों का मतलब है कि हमें जो इसकी भुजा गायब थी वो भी ज्ञात करनी थी, जो हमने कर ली है। यहाँ हम इसको लिख देते हैं, जो भी हम ज्ञात करेंगे उसको ब्रैकेट में लिखते चलेंगे, एक बॉक्स में बंद करते चलेंगे।
एक तो ये हमने अंग निकाल लिया इसका, बाकी अंग क्या बचे हुए हैं, ये एंगल कितने डिग्री का है और ये एंगल कितने डिग्री का है, ये भी हमें बताना है। अब ये कैसे बताएं, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से बताते हैं। चलिए देखिए कैसे। अब चूंकि साइन ए ले लेते हैं, साइन ए बराबर होगा, ए के लिए इसके सामने की भुजा लंब है, ये कर्ण है, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी ए अपॉन सी। ए का मान तो 5 है और सी का मान 5√2 है। 5 से 5 कट गया, 1/√2 बच गया। लेकिन 1/√2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो यहाँ मैंने लिख दिया इसकी जगह पर साइन 30। हम साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं, ए बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इसे कैंसिल हुआ मानते हैं, बाकी लिखते ये हैं कि तुलना करने पर। तो ए आ गया हमारे पास। ए के बाद बी ज्ञात कर लेते हैं। अब बी, ये जो एंगल है इसके लिए आप साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट 6 में से कोई भी एक अनुपात ले लो। मैं यहाँ इसके लिए 10 ले लेता हूँ अब की बार। अब आप फ्री हैं, कोई सा भी अनुपात ले सकते हैं। 10b लिख देता हूँ यहाँ। 10b बराबर, इस b के लिए ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार के हिसाब से ये हो जाएगा b/a। b भी 5 है और a भी 5 है। 5 से 5 कटकर 1 आ गया। अब मुझे बताओ 10 में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सब जानते हैं 45 का होता है। तो यहाँ 10 45 लिख दिया। अब मान लो कि 10 से 10 हट गया, b बराबर 45 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार इस त्रिभुज के शेष जो सभी अंग थे वो हमने ज्ञात कर दिए, 1, 2 एंड 3। समझ गए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे समकोण त्रिभुजों के निर्धारण वाले टॉपिक से, ठीक है। अब एक प्रश्न आपको देता हूं, करके आंसर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न बोर्ड पर आपके सामने है। त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री है, A का मान पता है, C का मान पता है, सभी शेष अंग ज्ञात करने हैं। तो अभी के अभी इस प्रश्न को हल कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। आंसर कमेंट करते समय कॉन्सेप्ट का नंबर जरूर डाल देना, आंसर कॉन्सेप्ट 4, ठीक है। उसके बाद वीडियो में आगे जाना है, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और पहले प्रश्न को लगाइए। कॉन्सेप्ट 5 है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी चूंकि त्रिकोणमिति का ही एक एप्लीकेशन है, तो आपको इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इससे आपको कितनी तरह के प्रश्न किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, चलिए समझते हैं। पहले टाइप का प्रश्न है, उसमें एक तो दूरी दी जाएगी और एक कोण दिया जाएगा। हो सकता है वो अवनमन कोण हो या फिर उन्नयन कोण हो। एक डिस्टेंस होगी, एक एंगल होगा और दूसरी डिस्टेंस आपसे ज्ञात करवाई जाएगी। जैसे इसमें 20 मीटर ऊंचे एक नदी के पुल से नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। पुल के आधार से नाव की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए पुल जो है ना वो धरातल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाकर खड़ा होगा। ऊंचाई और दूरी में जितने भी आप ऐसे प्रकार की वस्तुएं पढ़ेंगे, जैसे पेड़ हो गया, घर हो गया, मकान, मीनार, स्तंभ, दीवार, ये सब धरातल के साथ 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी हुई ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो पुल है, मान लीजिए ये है पुल, और इधर नदी में कहीं नाव है। यहाँ पर नाव को बिंदु A से दर्शा देते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं नाव। आपको परीक्षा में भी ठीक इसी प्रकार से चित्र बनाना होगा, बिना चित्र के काम इनमें नहीं चलेगा। ये BC पुल है, यहाँ लिख देते हैं पुल है ये, ठीक है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति चढ़ा हुआ है। सबसे पहले व्यक्ति जब नाव को देखेगा, उससे पहले वह सीधी दृष्टि क्षैतिज रखेगा, उसके बाद अपनी नज़र को झुकाएगा और यहाँ देखेगा। तो ये जो एंगल बनेगा क्षैतिज के साथ, ये 30 डिग्री है, इसी को अवनमन कोण कहते हैं। अब चूंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हमने खींची हैं और ये इनकी तिर्यक रेखा है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जब समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा होती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। दैट मीन्स अगर वो 30 है तो ये भी 30 ही है। समझ गए। अच्छा, अब ये 20 मीटर ऊंचा था पुल,
तो यहां पर हम इसकी डिस्टेंस शो कर देंगे चित्र में 20 मीटर, और ये डिस्टेंस ए बी है पुल से नाव की दूरी। ठीक है, प्रश्न को बढ़िया लैंग्वेज देकर तब लिखेंगे, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप एग्जाम में क्लियर करेंगे एग्जामिनर को, उतने अच्छे मार्क, उतना अच्छा प्रदर्शन आपका रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, माना पुल की ऊंचाई BC तथा पुल से नाव की दूरी AB है। अब चित्रानुसार एंगल BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब चूंकि की जगह लिखो समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए हमें डिस्टेंस AB फाइंड करनी है, तो हम AB को ऊपर रख लें और जो हमें ज्ञात है उसको नीचे रख ले। ज्ञात है हमें BC। इस एंगल 30 के लिए ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया, और भैया मैं यहां लिख चुका हूं आधार बटे लंब। याद है ना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का तो याद है ना। मैंने स्थिति लिखी है इस एंगल के लिए आधार बटे लंब। आधार बटे लंब किसके बराबर? कोट के बराबर। और एंगल क्या है? 30 डिग्री। AB का वैल्यू मैं जानता नहीं हूं, BC का वैल्यू मुझे पहले से पता है, और कोट 30 का वैल्यू भी मैं पढ़ चुका हूं, √3 होता है। या फिर इनकी मैं वज्र गुणा कराऊं तो AB बराबर होगा 20√3 मीटर। आप चाहे तो आंसर यही छोड़ दें, या फिर आप इस √3 का वैल्यू रख सकते हैं 1.732। समझ गए? ज़्यादातर केसेस में ये यहाँ छोड़ दिया जाता है, यहाँ भी गलत नहीं है, और वैल्यू रखोगे तो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में √3 का वैल्यू लिख कर दे दिया गया है तो वहाँ पर आपको उसे रखना ही होगा, नहीं रखोगे तो आपका 1-2 नंबर कट सकता है। समझ गए? चलिए अब हम इस प्रकार का एक प्रश्न आपको देते हैं, आपको उसे लगाना है और उसका आंसर कमेंट करना है। प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। इसमें कहा गया है एक सीढ़ी क्षैतिज भूमि और ऊर्ध्वाधर दीवार के बीच रखी है। इसका ऊपरी सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार पर धरातल से 12 मीटर की ऊंचाई पर है। सीढ़ी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार से दूरी तथा सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। इस प्रश्न को अभी सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसके बाद वीडियो में आगे जाना है। चलिए टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एक डिस्टेंस और 2 कोण दिए जाएंगे। पहले आपको एक डिस्टेंस और एक कोण दिया जाता था, दूसरी डिस्टेंस फाइंड करवाई जाती थी। अब आपको एक डिस्टेंस दी जाएगी और 2 कोण दिए जाएंगे और दूसरी डिस्टेंस फाइंड कराई जाएगी। जैसा कि इस प्रश्न में है, एक स्थान से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। उस स्थान से मीनार की ओर 100 मीटर जाने पर कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। चित्र बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो ये हो गई मीनार, और यहां पर हो गया कोई बिंदु, ये बिंदु A है ऐसा मान लो। इस A से हम आगे चलते हैं 100 मीटर दूर। 100 मीटर दूर पहले ये बात करते हैं कि जब इस बिंदु से इस मीनार की चोटी को देख रहे थे तो कोण बन रहा था 30 अंश का, और जब हम 100 मीटर आगे पहुंच गए और बिंदु B पर आ गए तो यहाँ से हमने फिर इसकी चोटी को देखा तो कोण बना कितना? 60 अंश का। और C और D हमने कह दिया कि CD ये मीनार है। ओके, अब हमें मीनार की ऊंचाई CD ज्ञात करनी है। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए हम इसको H मान लेते हैं।
और ये जो डिस्टेंस खाली पड़ा है इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की धारणा समझिए। क्वेश्चन जब आपको दो कोण दिए जाएंगे, एक डिस्टेंस दी जाएगी, तो आपके पास दो समकोण त्रिभुज होंगे। दोनों को आपको बारी बारी से लेना है। देखो मेरे पास दो समकोण त्रिभुज हैं ACD और BCD। आपको दोनों को बारी बारी से लेना है। पहले आप किसी को भी ले सकते हो। तो मैं शुरू करता हूं इस त्रिभुज BCD से, और सबसे पहले जो मैंने खुद माना है उसको लिख देता हूं। माना मीनार की ऊंचाई h तथा मीनार की ऊंचाई h तथा मीनार से दूसरे बिंदु की दूरी, इसको आप BC से डिनोट कर दो, x मीटर है। ये हमने मीटर में ली है, यहां भी मीटर लिख देते हैं। अब सारी बातें लिखने की बजाय आप एक शब्द लिख दो, चित्रानुसार। इसका चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने चित्र सही बना दिया और एग्जामिनर ने चित्र को देख लिया तो आप ये 100% श्योर हो जाता है कि अगर आप चित्र आपने सही बना दिया तो आपने 99.9% ये क्वेश्चन सही किया होगा। लेकिन अगर आपने सारा क्वेश्चन सही किया है लेकिन चित्र गलत बना दिया है तो एग्जामिनर को डाउट हो जाएगा। हो सकता है कि वो आपके नंबर काट ले, और चित्र गलत होने पर नंबर कटेंगे भी जरूर। तो इसलिए चित्र इंपॉर्टेंट है। चित्र ध्यान से खींचना, सब चीजें चित्र में बताना। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है, मुझे फिलहाल ये x डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए क्या मैं BC अपॉन CD लिख दूं? BC अपॉन CD। इस एंगल 60 डिग्री के लिए BC जो है ना आधार है और CD लंब है। आधार बटे लंब होता है कोट, तो यहां आ जाएगा कोट 60 डिग्री। अब BC का वैल्यू है कितना? BC का वैल्यू x है, यहाँ x रख देते हैं। CD का वैल्यू कितना है? h है, यहाँ h रख देते हैं। और कोट 60 का वैल्यू कितना होता है? कोट 60 का वैल्यू होता है 1/√3। या यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा h अपॉन √3। हमने h को इधर मल्टीप्लाई करा दिया, एंड इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। अब जैसे हमने ये पहला त्रिभुज लिया, त्रिकोणमिति लगाई, इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज ACD लेते हैं और उसमें भी त्रिकोणमिति लगाते हैं। अब त्रिभुज ACD में, इसमें मैं अगर CD अपॉन AC लिख दूं, CD अपॉन AC, देखिए इस 30 डिग्री एंगल के लिए CD लंब है और AC आधार है, और लंब बटे आधार होता है tan के बराबर, tan थीटा, और थीटा का काम कर रहा है 30 डिग्री, तो यहां मैंने रख दिया 30 डिग्री। CD का वैल्यू कितना है? CD का वैल्यू h है, तो h रख देते हैं यहाँ पर, अपॉन AC का वैल्यू कितना है? यहाँ से यहाँ तक 100, यहाँ से यहाँ तक x, तो 100 प्लस x। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो h√3 आएगा, और ये आएगा 100 प्लस x, और h√3 इक्वल्स टू 100 प्लस x के स्थान पर हम h√3 रख देते हैं, तो यहाँ आ गया h√3। h इधर भी है उधर भी है, h वाले पद को एक ही साइड में लेकर आना है, तो हम इसको लिख सकते हैं h√3 माइनस h अपॉन √3 इक्वल्स टू 100। अगर √3 को एलसीएम लूं तो नेक्स्ट लाइन में ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 3h बनेंगे, 3h माइनस h, यहाँ 2h बच जाएंगे। इधर देखिए जगह बची हुई है अभी, 2h इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 100√3, और 2 से 100 को काट देते हैं तो 50 आएगा, h इक्वल्स टू आ जाएगा 50√3।
तो ये इतने मीटर ऊंचाई हो जाएगी मीनार की, जिस मीनार की ऊंचाई हमें पूछी गई थी। इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे जिसमें दो एंगल दिए जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक प्रश्न आपको ऐसा ही देता हूं, आप उसको सोल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, एक चिमनी के आधार की ओर क्षैतिज रेखा पर 70 मीटर पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को लगाइए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। तीसरे प्रकार के प्रश्नों में आपको एंगल ही नहीं दिया जाएगा, दो डिस्टेंसेस दी जाएंगी और एंगल ज्ञात करवाया जाएगा। देखिए जैसे इस प्रश्न में कहा है, एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है, यदि वृक्ष की ऊंचाई 10 मीटर है तो सूर्य का उनतास बताइए। सबसे पहले एक वृक्ष बना लेते हैं, यहां एक वृक्ष है, इसका नाम रख देते हैं BC। ठीक है, ये हो गया वृक्ष। अब यहां कहीं सूरज निकला हुआ है, तो अगर इधर सूरज है तो छाया किधर बनेगी, यहां छाया बनेगी। मान लीजिए ये छाया है, छाया AB है, और यहां 49 कोण बना हुआ है जिसको मैंने थीटा मान लिया है। वृक्ष की छाया है 10√3 मीटर लंबी और वृक्ष है 10 मीटर लंबा। अब हमें इस एंगल थीटा का पता लगाना है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, माना सूर्य का उन्नतांश थीटा है। अब चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में BC अपॉन AB इक्वल्स टू, इस थीटा के लिए सामने वाली भुजा लंब है, ये वाली आधार है, तो मैंने यहां लंब बटे आधार लिया है जो कि होता है tan थीटा। BC का वैल्यू tan है, AB का वैल्यू tan√3 है, और ये किसके इक्वल है भैया, tan थीटा के। tan से tan कैंसल आउट, या मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, और 1/√3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। tan से tan हट गया ऐसा मान लो तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। तो ऐसे प्रश्नों में इस प्रकार से आप एंगल निकाल लेंगे जब दो डिस्टेंसेस दी जाएंगी। अब इसी तरह का प्रश्न आपको करके दिखाना है। प्रश्न बोर्ड पर आ चुका है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक खंबे की छाया की लंबाई 1/√3 गुनी है, यानी खंबे की जो छाया है उसकी लंबाई खंबे की लंबाई की 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। चलिए इस प्रश्न को लगाइए और इसका आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। एंड सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है कुछ समवर्गी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए आपको 4 चतुर्थांशों और उनमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के अलग अलग धनात्मक और ऋणात्मक होने के संबंध में जानना होगा। पहले कॉन्सेप्ट का बेस समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट का बेस है क्या। देखिए ये 4 चतुर्थांश आपके सामने मैंने बना दिए हैं। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर 270 डिग्री होता है। ये तो मैंने अंश में लिखे हैं। अगर रेडियन की बात करूं, यहाँ पर 0, यहाँ पर होता है π/2, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर होता है 3π/2। ठीक है, अच्छा जी, अब समझिए इसको। एक ट्रिक बताता हूं याद रखने की। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर का A, स्कूल का S, टू का T और कॉलेज का C। मतलब क्या है इसका, ये समझिए। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं और इसको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। इसको
सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है। और इसमें केवल साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, तीसरा चतुर्थांश कहते हैं। इसमें केवल टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथा चतुर्थांश कहा जाता है। इसमें केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए प्रथम चतुर्थांश की, तो 90 में से अगर कुछ घटेगा, 90 में से अगर कुछ घटेगा वो भी इसी में आएगा, और जीरो में अगर कुछ जुड़ेगा, जीरो में या 360 में अगर कुछ जुड़ेगा वो भी यहीं पे आएगा। समझ गए। अगर बात करें दूसरे चतुर्थांश की, तो अगर कुछ 90 में जुड़ेगा, ये 90 है ना, अगर इसमें कुछ जुड़ेगा तो आगे आएंगे। अगर 90 में कुछ जुड़ेगा तो वो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, और 180 में से अगर कुछ घटा तो भी वो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। तीसरे की बात करूं तो अगर 180 में कुछ जुड़ा तो तीसरे चतुर्थांश में आएगा, या फिर कहूं 270 में से कुछ घटा तो वो भी इसी चतुर्थांश में आएगा। इसकी बात अगर करूं तो अगर 0 डिग्री में से कुछ घटता है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस थीटा, अगर 0 माइनस थीटा है या माइनस थीटा कहीं पर है तो वो चौथे चतुर्थांश में आएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा, तो भी ये चौथे चतुर्थांश में ही आएगा। नोट करने वाली बात एक ये है यहां पर कि मान जो है ना 90 और 270 में जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है कोस में, कोस चेंज हो जाता है साइन में, टेन चेंज हो जाता है कोट में, और कोट चेंज हो जाता है टेन में, सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। कब? जब 90 डिग्री और 270 डिग्री आएंगे तब। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न हमें देखने हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कैसे उनका सॉल्यूशन होगा। एक बात मैं और बता देता हूं यहां आपको, अगर एंगल इतना बढ़ा जाएगा, जैसे मैं एंगल यहां ऐसे लिख दूं 1260 लिख दूं, तो इसको आपको 360 या 180 के गुणज के रूप में लिखा जाएगा। समझ गए। ऐसा प्रश्न भी लेंगे और भी डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को किया जाएगा। चलिए पहले प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं। अब चलिए इन प्रश्नों को लगाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है साइन -30 डिग्री। अब चलिए इन प्रश्नों को लगाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कोस -30 डिग्री। देखिए, कोस -30 को कोस 0 - 30 भी लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कोस 0 - 30 आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में, और यहाँ के राजा केवल कोस और सेक ही होते हैं जो उसमें पॉजिटिव होते हैं, और 0 की वजह से कुछ चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे कोस 30 डिग्री, क्योंकि 0 की वजह से या माइनस की वजह से चेंज नहीं होगा, और कोस इसमें पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको हमने कोस 30 लिख दिया। कोस 30 का मान √3/2 होता है, ये हम जानते हैं, तो इसीलिए इस प्रश्न का यही आंसर है। ये वाला देखिए साइन 135, हम साइन 135 का वैल्यू नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि 135 को 90 + 45 लिखा जा सकता है। ठीक है, और हमने अभी अभी इसके विषय में पढ़ा है कि अगर साइन 90 + थीटा कहीं पर हो, 90 ये है, प्लस होगा तो अगले चतुर्थांश में जाएगा, यानी दूसरे चतुर्थांश में आएगा,
और यहाँ साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं और ये साइन ही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन 90 होने की वजह से चेंज होगा, यहाँ पे बताया था किसमें, कोस में। तो ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री। यहाँ एक कन्फ्यूजन बच्चों को ये रहता है, ध्यान से समझिएगा कि सर जब ये कोस बना है तो कोस तो इसमें नेगेटिव होता है, इसलिए आपने माइनस क्यों नहीं लगाया। ध्यान रखिएगा, इसको देखना है जो प्रारंभिक अवस्था से आपके पास है, पहले से आपके पास है, ठीक है। जो बाद में बन रहा है उसके लिए साइन चेंज नहीं करना है। यहाँ साइन है और यहाँ पर भी साइन ही है, साइन पॉजिटिव होता है, बशर्ते कि ये कोस में बदल रहा है, लेकिन पहले क्या था, साइन ही था, इसलिए कोस 45 लिखा। और कोस 45 का मान 1/√2 होता है। समझ गए। इसको देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए हम साइन 150 का वैल्यू नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि 150 को साइन 180 - 30 लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसको 90 + 60 भी लिखा जा सकता था। आप दोनों में से किसी भी मेथड को अपना सकते हैं। मैंने ये वाला मेथड यहाँ बता दिया, 90 वाला, 180 माइनस वाला इसमें बता देता हूँ। अब साइन 180 - थीटा कहाँ जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है प्लस का, और 180 होने की वजह से बदलता नहीं है, इसीलिए ये साइन 30 ही रहेगा। और साइन 30 का मान हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब ये प्रश्न देखिए, tan 240, tan 240 को कैसे लिख सकते हैं। 240 की वैल्यू तो हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि इसको 270 - 30 लिखा जा सकता है। अगर 270 में से 30 घटा दो तो 240 ही आ जाएंगे। समझ गए। या फिर इसे 180 + 60 भी लिखा जा सकता है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। 270 - थीटा, 270 ये वाली लाइन है, इसमें से कुछ माइनस हुआ तो पीछे आएंगे, और पीछे कौन सा चतुर्थांश है, पीछे तीसरा चतुर्थांश है, जहाँ का राजा tan और कोट है, यहाँ इन्हीं की चलती है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब पर कर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर tan 270 - 30 का मतलब है 270 होने की वजह से ये कोट में चेंज होगा और कोट 30 डिग्री आ जाएगा, माइनस का साइन नहीं लगेगा क्योंकि ये tan इसमें पॉजिटिव होता है। और कोट 30 का मान आप जानते ही हैं, कोट 30 का वही मान होता है जो tan 60 का होता है, यानी √3 इसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है sec 480। अब इसका क्या करें भैया, sec 480 का देखो, ये 480 है, इसमें से आप 360 घटा लो, कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2, 120 बचेगा ना। तो पहले तो हम इसको लिख सकते हैं sec 360 + 120, ठीक है। 360 + थीटा पहले चतुर्थांश में चला जाता है और वहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा, और 360 होने की वजह से चेंज नहीं होगा, इसलिए sec 120 ही आ जाएगा। लेकिन हम 120 का वैल्यू भी नहीं जानते, इसलिए लिखेंगे sec 90 + 30, 90 + 30 लिख लेंगे इसको। अब 90 + थीटा दूसरा चतुर्थांश होता है, जहां केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब sec को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो यहाँ हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। 90 होने की वजह से sec को चेंज करना पड़ेगा, किस में, कोसेक में, तो इसलिए कोसेक 30 आ गया। और कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, इसलिए इसका आंसर आ गया -2। समझ गए ना। एक और प्रश्न देखिए, इसमें बहुत बड़ा वैल्यू आपके पास है, 1920 है इसमें, तो इसको कैसे करेंगे। इसको हम पहले 360 या 180 के गुणज के रूप में लिखेंगे और फिर जो शेष बचेगा उसको उसमें जोड़ कर लिखेंगे। कैसे, देखो जैसे मैं, अगर मेरे पास 360 है, मैं इसको अगर 5 से गुणा कराऊं तो 36 × 5 = 180, 1800 आ जाएंगे। और 1800 को 1920 बनाने के लिए कितने की कसर बाकी है, 120 की। इसका मतलब ये है कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 360 × 5 + 120, ठीक है।
अब क्या हुआ कि यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो इसको निर्धारित करने के लिए इस वाली रेखा को 5 बार घूमकर वहीं आना पड़ेगा और फिर उसमें कुछ प्लस होगा, मतलब हम प्रथम चतुर्थांश में जाएंगे और प्रथम चतुर्थांश में सबके सब पॉजिटिव होते हैं और 360 प्लस है इसलिए चेंज नहीं होता है, तो ये साइन 120 हो जाएगा। साइन 120 को हम साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं और साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा मतलब दूसरा चतुर्थांश साइन में पॉजिटिव होता है और 90 होने की वजह से ये कोस में चेंज हो जाता है और कोस 30 का मान होता है √3/2। ये वाला प्रश्न देखिए, इसको कैसे करेंगे भैया। देखिए LHS लेते हैं, इसका LHS है कोस 120 कोस 240 माइनस साइन 120 साइन 240। जब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे तब इस प्रश्न को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम इसे इस तरीके से देखते हैं। इसको लिखेंगे कोस 90 प्लस 30 डिग्री, इसको लिख लीजिए कोस 180 प्लस 60 डिग्री। लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, 8 और 6 14, ठीक है लिख सकते हैं। माइनस साइन 90 प्लस 30 डिग्री इस साइन 120 को, और साइन इसको भी 180 प्लस 60 डिग्री लिख दूं। ठीक है, देखिए अब कोस 90 प्लस थीटा यहाँ आएगा, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा। 90 की वजह से कोस साइन में चेंज हो जाएगा। कोस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में आया? तीसरे चतुर्थांश में आया और इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं और 180 की वजह से चेंज नहीं होता, इसलिए इसको हमें माइनस यहाँ ऐड करें, माइनस कॉस 60 डिग्री लिखना होगा। माइनस साइन 90 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा यानी कॉस 30 हो जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, इसको नेगेटिव बनना पड़ेगा। माइनस साइन 60 डिग्री। अब देखें साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान भी 1/2 होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है और साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 1/4 आ गया। माइनस माइनस प्लस, इन दोनों की गुणा 3 बन गई, 2 दूनी 4 बन गए, तो ये 4/4 बराबर 1 और यही था इसका RHS। समझ गए? अब एक प्रश्न आपको देता हूं, इस प्रश्न को करके इसका आंसर बताइए। प्रश्न आपके सामने है, साइन 30 इंटू साइन 60 प्लस साइन 120 प्लस साइन 210 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को करिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 7, दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें आपको सूत्र याद करने होंगे। सूत्र कुछ इस तरह से हैं, साइन A प्लस B, इसका सूत्र होता है साइन A इंटू कोस B प्लस कोस A इंटू साइन B। दूसरा होता है अंतर वाला, साइन A माइनस B बराबर साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। और याद रखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है,
दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र कोस का है, कोस से संबंधित कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद रहे प्लस वाले में बीच में माइनस आएगा। कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। याद रहे माइनस वाले में बीच में प्लस आएगा। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक ऐसा प्रश्न लिया है जिसमें इस और इस दोनों सूत्रों का प्रयोग होगा। प्रश्न आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन करते हैं इसके LHS से स्टार्ट करके। LHS है साइन ए प्लस 45 डिग्री साइन ए माइनस 45 डिग्री। इसमें सूत्र लगाते हैं साइन ए प्लस बी का। सूत्र होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब इसमें सूत्र लगाते हैं, ये होगा साइन ए, मैं गा रहा हूं सूत्र को, लिख रहा हूं प्रश्न को, कोस बी प्लस माइनस आएगा माइनस कोस ए इंटू साइन बी। बी का काम कर रहा है 45 डिग्री। कोस 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन ए हो जाएगा प्लस साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 इंटू कोस ए हो जाएगा। कोस 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन ए हो जाएगा और इस साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 इंटू कोस ए हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 1/√2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा। 1/√2 और 1/√2 की गुणा होगी 1/2। यहाँ साइन ए प्लस कोस ए बचेगा। चलो एक बार लिख ही देता हूँ, साइन ए प्लस कोस ए और इंटू साइन ए माइनस कोस ए। और इसको आप भली भांति जानते हैं, ये दो वर्गों का अंतर है। एक बार जुड़ता है और एक बार जब घटता है समान पदों के बीच में, तो उनको हम पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर लिख देते हैं। और यही हमारे इस प्रश्न का RHS है। इस प्रकार से हम इनको सोल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन किस तरह होना है। LHS लीजिए इसका भी। LHS है कोस ए प्लस 45 डिग्री कोस ए माइनस 45 डिग्री। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कोस ए इंटू कोस बी। बी का काम 45 कर रहा है माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बी का काम यहाँ पर भी 45 कर रहा है गुणा। फिर लिखेंगे कोस ए माइनस बी का सूत्र, कोस ए इंटू कोस बी। बी का काम 45 कर रहा है प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, देखिए आगे इसका वैल्यू 1/√2 रख देते हैं, कोस ए एज इट इज, माइनस इसका वैल्यू 1/√2 साइन ए एज इट इज। ये पहला ब्रैकेट क्लोज हुआ, यहां 1/√2 और फिर कोस ए प्लस इसका वैल्यू 1/√2 फिर साइन ए। अब 1/√2 यहां से भी और यहां से भी कॉमन आकर गुणा होकर 1/2 बन जाएंगे। यहां पर भी सेम सिचुएशन बनेगी, कोस ए माइनस लिख देते हैं, कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन ए। ये फिर से वही दो वर्गों का अंतर हो गया, जिसको लिखेंगे 1/2 कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और यही है हमारे इस प्रश्न के लिए RHS या फिर कहें आंसर। अब ये दो प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर,
ये दोनों प्रश्न आपको लगाने हैं और उसके बाद आपको वीडियो में आगे बढ़ना है। दोनों प्रश्न को लिखिए और सोल्व कीजिए। अब ये योग और अंतर के सूत्र tan और कोट के लिए कैसे लागू होते हैं ये भी समझिए। देखिए tan a प्लस b, इसके लिए सूत्र होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ गए। और tan a माइनस b के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस आता है नीचे 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इनसे संबंधित प्रश्न कैसे होंगे, देखिए प्रश्न लेते हैं अब और उनको सॉल्व भी करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास tan 45 डिग्री प्लस a इक्वल्स टू 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, और एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए पहले इसको सोल्व करा दें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो LHS ले लीजिए, इसका LHS है tan 45 डिग्री प्लस a। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए ये वाला, गाते जाइए सूत्र को और लिखते जाइए प्रश्नों को। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। b का काम यहाँ a कर रहा है, ध्यान रहे। tan 45 का मान 1 होता है प्लस tan a एज इट इज आ गया अपॉन यहाँ भी tan 45 का मान 1 हो गया और tan a एज इट इज आ गया। अब ऊपर 1 प्लस tan a बच रहा है और नीचे 1 माइनस tan a बच रहा है। ठीक है, 1 प्लस tan a और 1 माइनस tan a, यही इस प्रश्न के लिए आंसर होगा या फिर कहें RHS होगा। अब माइनस वाले क्वेश्चन में जब दोनों कोणों का अंतर हो रहा होगा तब कैसे करेंगे। LHS लेते हैं tan 45 डिग्री माइनस a और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ये वाला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a का काम 45 डिग्री कर रहा है और tan b का काम a कर रहा है। सूत्र को पढ़ते जाना है और लिखते जाना है क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज़ को। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 माइनस tan a आ गया अपॉन 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, उसको लिखें या ना लिखें, तो 1 प्लस tan a आ गया। यही इसका RHS है। ठीक है, अब योग और अंतर के ये सूत्र कोट के लिए समझिए। कोट के लिए ये थोड़े से अटपटे हो जाते हैं लेकिन सिंपल हैं। देखिए कोट a प्लस b के लिए ऊपर लिखेंगे कोट a कोट b, प्लस वाले में -1 आएगा और नीचे कोट b प्लस कोट a आएगा। अंतर वाले में लिखेंगे कोट a कोट b, माइनस है तो ऊपर +1 आएगा और नीचे कोट b माइनस कोट a आएगा। याद रखना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ बच्चे कोट a प्लस कोट b से भी इसको याद कर लेते हैं और यहाँ भी कोट a माइनस कोट b से याद कर लेते हैं। याद रहे इसमें कोट b पहले आता है, माइनस कोट a बाद में आता है, बस ये याद रखने वाली बात है। अब इनसे संबंधित मैंने केवल एक प्रश्न यहाँ पर लिया है और इसको अगर हम ध्यान से देखें, जब बच्चे अपना दिमाग दौड़ाएंगे तो सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि भाई यहाँ कोट a प्लस b का सूत्र लगाना है और यहाँ भी कोट a प्लस b का सूत्र लगाना है, उसके बाद LCM वगैरह लेना है और सोल्व करना है। हो जाएगा लेकिन बड़ा ही लेंदी हो जाएगा, ऐसे हमें नहीं करना है। यूज़ योर माइंड, अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। और कैसे दिमाग का प्रयोग होगा अभी बताते हैं। इसको आप देखिए ध्यान से कि ये डायरेक्टली सूत्र बन रहा है। देखो
ए प्लस बी कोट ए प्लस बी कोट बी प्लस वन कोट बी माइनस कोट ए प्लस बी। तो क्या ये आपको इसके जैसा नहीं दिख रहा? कोट ए कोट बी प्लस वन, कोट ए कोट बी प्लस वन, कोट बी माइनस कोट ए, कोट बी माइनस कोट ए, या ए का काम ए प्लस बी कर रहा है, तो इसको हम लिख देंगे कोट ए प्लस बी माइनस बी। ठीक है, बी से बी कट जाएगा और कोट ए बच जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न के लिए RHS है और हमारा आंसर है। इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब त्रिकोणमिति के इस चैप्टर से लास्ट टाइप के प्रश्न कैसे बन सकते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 8 है गुणनफलों व योगफलों का रूपांतरण, और ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। सूत्र पहला याद कराता हूं आपके, सूत्र होता है 2 sin A इंटू cos B। अगर ये सूत्र है तो किससे प्राप्त होता है? ये टर्म किससे प्राप्त होता है? जब हम sin A प्लस बी वाले सूत्र को और sin A माइनस बी वाले सूत्र को जोड़ दें तो उसमें से ये टर्म प्राप्त होता है। ठीक है, इसके ऊपर आधारित प्रश्न ये है, इसको कुछ देर में सॉल्व करेंगे। सूत्र दूसरा देखिए क्या होता है। दूसरा सूत्र होता है 2 cos A इंटू साइन बी, और ये कब प्राप्त होता है? जब साइन A प्लस बी वाले फॉर्मूले में से साइन A माइनस बी वाला फॉर्मूला माइनस कर दिया जाता है, ये तब प्राप्त होता है। यहां देखिए एक और सूत्र याद कराता हूं। सूत्र होता है 2 cos A इंटू cos B। ये सूत्र, ये टर्म कब प्राप्त होता है? जब cos A प्लस बी वाले सूत्र में cos A माइनस बी वाला सूत्र जोड़ दिया जाता है। यहां एक सूत्र बनेगा, ये रूपांतरित हो रहे हैं, दोनों को जोड़कर रूपांतरण करके ये बना लिया गया है 2 sin A इंटू साइन B। ये कब आता है? जब cos A माइनस बी वाले सूत्र में से cos A प्लस बी वाला सूत्र घटाया जाता है, तब ये आता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ cos, माफ़ी चाहूँगा, माइनस है यहाँ पर। यहाँ इस टर्म में पहले हम A प्लस बी लेते हैं, साइन वाले में भी A प्लस बी पहले लिया है, बट जब 2 sin A इंटू साइन बी आएगा तो माइनस वाला टर्म पहले लेंगे, यानी cos A माइनस बी पहले लेंगे और उसमें से cos A प्लस बी घटाएंगे। ये तो सूत्र हो गए। अब इनसे संबंधित इनके नीचे जो प्रश्न हैं उनको सोल्व करने की विधि देखिए। इसका LHS ले लेते हैं। 2 sin 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। देखो सूत्र ऊपर आप देख रहे हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, बीच में प्लस लगाएंगे और एक बार इन दोनों को घटा देंगे। 4 और 2 6, साइन 6 थीटा बन जाएगा, और 4 में से 2 गए 2, साइन 2 थीटा बन जाएगा, और यही इसका RHS है। अब इसको देखिए, यहां सूत्र अप्लाई कर देंगे, ये वाला LHS लेकर। LHS बराबर 2 cos 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इक्वल्स टू, यहाँ सूत्र अप्लाई करते हैं, साइन 8 थीटा प्लस 4 थीटा माइनस साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा। 8 और 4 12 थीटा हो गए, साइन 12 थीटा माइनस साइन 8 में से 4 घटे 4, और यही है इसका RHS। समझ गए? अब यहाँ आते हैं, यहाँ cos A इंटू cos B वाला सूत्र लगेगा, 2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस B और cos A माइनस B। तो LHS लेते हैं, 2 cos 8 थीटा इंटू cos
4 थीटा इक्वल्स टू कॉस, एक बार जुड़ेगा 8 थीटा प्लस 4 थीटा, और एक बार घटेगा लेकिन बीच में यहाँ पॉजिटिव साइन आना है, तो 8 थीटा माइनस 4 थीटा, 8 और 4 12 हो जाएंगे, कॉस 12 थीटा प्लस कॉस, यहाँ 8 में से 4 घटे 4 थीटा, और यही होगा इसका RHS। अब यहाँ आते हैं LHS लेते हैं, 2 साइन 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। सूत्र लगाते हैं, कोस A माइनस बी आएगा पहले, दैट मीन्स 8 थीटा माइनस 4 थीटा आएगा, फिर माइनस कोस A प्लस बी आएगा, दैट मीन्स 8 थीटा प्लस 4 थीटा आएगा। कोस 8 में से 4 गए 4 थीटा, और 8 में 4 जुड़े 12 थीटा, और यही है भैया इसका RHS। ठीक है, अब इसमें एक और टाइप के सूत्र हैं, उनको भी बताता हूं। देखिए 4 और इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनको भी जान लीजिए। सूत्र है साइन C प्लस साइन D, इसको लिखा जाता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ठीक है, दूसरा सूत्र है साइन C माइनस साइन D का, इसको लिखा जाता है 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। याद रहे प्लस वाले में साइन वाला पद प्लस वाले के साथ आएगा, C प्लस D बाई 2 के साथ आएगा, लेकिन माइनस वाले में कोस वाला कोस जो है ना C प्लस D बाई 2 के साथ आएगा, और साइन C माइनस D बाई 2 के साथ जाएगा, याद रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट है कोस C प्लस कोस D का, इसमें साइन नहीं आता, दोनों के दोनों कोस ही आते हैं, कोस C प्लस D बाई 2 इंटू कोस C माइनस D बाई 2। लेकिन लास्ट है इस प्रकार का, और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान से समझिएगा, कोस C माइनस कोस D, इसको लिखा जाता है, इसमें कोई भी कोस वाला पद नहीं आता, सभी साइन आते हैं, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन, यहाँ बाद में ध्यान देने वाली बात है, माइनस वाले में C माइनस D बाई 2 नहीं आता, D माइनस C बाई 2 आता है, याद रहेगा। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न देखिए, मैंने एक ऐसा प्रश्न यहाँ लिया है जिसमें साइन C प्लस D और साइन C माइनस D इन दोनों सूत्रों का प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए LHS लेते हैं, बराबर साइन 2A प्लस साइन 2B अपॉन साइन 2A माइनस साइन 2B, और RHS ये लेकर आना है। इसमें सूत्र लगाते हैं साइन C प्लस साइन D का, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। मैं पढ़ तो रहा हूं उस सूत्र को, लेकिन लिख रहा हूं इन वैल्यूज को, ठीक है, जिससे लिखने में कोई सूत्र लिखने में कोई मिस्टेक न हो। साइन C माइनस साइन D वाले में पहला पद कोस का आता है A प्लस B वाले पद में, तो साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन आता है बाद में, और माइनस वाले पद में आता है 2A माइनस 2B बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस B बाई 2 ऐसे आ जाएगा, इंटू कॉस, यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे, A माइनस B बाई 2 इस तरह से आ जाएगा, अपॉन कॉस, यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस B बाई 2 आ जाएगा, इंटू साइन 2 कॉमन लेंगे, A माइनस B बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए,
ऊपर साइन ए प्लस बी, नीचे कोस ए प्लस बी है। साइन बटे कोस होता है टेन ए प्लस बी, और ऊपर कोट ए माइनस बी है, नीचे साइन ए माइनस बी है, सॉरी कोस बटे साइन होता है कोट, तो यहां हो जाएगा कोट ए माइनस बी। लेकिन जो हमें चाहिए वो अभी बना नहीं है, उसे बनाने के लिए हमें इस कोट को 1/10 लिखना होगा, a/10 a माइनस बी। अब 10 a प्लस बी की गुणा 1 के साथ करा देंगे, तो 10 a प्लस बी अपॉन 10 a माइनस बी, और ये बन गया हमारा वो RHS जो हमें चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन हो चुका है प्रूव। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जिसमें साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी दोनों सूत्रों का प्रयोग होगा। देखिए प्रश्न, इसमें कोस बी माइनस कोस ए अपॉन कोस ए प्लस कोस बी को RHS tan a प्लस बी बाई टू tan a माइनस बी बाई टू के बराबर दिखाना है। शुरू करते हैं, LHS लेते हैं कोस बी माइनस कोस ए अपॉन कोस ए प्लस कोस बी। ये हमें नजर आ रहा है साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र, ये पढ़ा है इधर। सूत्र लगाते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। मैं बोल रहा हूं सूत्र को, लेकिन लिख रहा हूं ये वाली वैल्यू जो मेरे पास है, अपॉन 2, ये कोस ए प्लस कोस बी का है, 2 कॉस सी प्लस डी मतलब ए प्लस बी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी यानी ए माइनस बी बाई टू। 2 से 2 कट गया। यहाँ साइन ए प्लस बी बाई टू है, नीचे कोस ए प्लस बी बाई टू है, साइन बटे कोस हो जाता है tan ए प्लस बी बाई टू। यहाँ साइन ए माइनस बी बाई टू है, नीचे कोस ए माइनस बी बाई टू है, साइन बटे कोस हो जाता है tan ए माइनस बी बाई टू, और यही है इसका RHS। संपूर्ण त्रिकोणमिति एक ही वीडियो में पढ़ा दी है। अब लाइक किए बगैर जाइएगा नहीं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई लव फॉर दिस क्लास, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर बता दीजिए जिस पर आपको 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए। रुकना नहीं है, लगातार चलते रहो, भले ही थोड़ा थोड़ा चलो, लेकिन लगातार संघर्ष जारी रखो। बोर्ड एग्जाम को फोड़ कर भगा देना है और धुआं उठा देना है। गणित से बिल्कुल घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ। गणित में आपके अच्छे नंबर आएंगे, और मैं कहता हूँ 50 में से 45 और 50 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। लगातार मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, रास्ता दिखाता रहूँगा, और इस तरह की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी बोर्ड एग्ज़ाम तक। ये मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।